बाल कैसे बनाए हैं, किसी की नाक कैसी दिखती है, किसी के शरीर का गठन कैसा है, उसके कर्व्स कैसे हैं, उसके ऊपर से नीचे की बनावट कैसी है। महिलाओं को उनके शारीरिक सौंदर्य तक ही तौला जा सकता है क्या? ये क्या सही सिर्फ और सिर्फ उनकी यही एक क्वालिटी है जिसके बारे में प्रेज कर सकते हैं? तो कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन करते हैं कि ना का मतलब ना होता है। नो मीन्स नो। वी ऑल नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट नो मीन्स नो एंड इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। दूसरा हिस्सा कंसेंट में हम ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी सबमिशन होता है, मतलब मौन होता है बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। सो मौन को स्वीकार लक्षणम के तौर पे तो हम परिभाषित कर लेते हैं, लेकिन मौन के बाकी भी 5 और सिम्टम्स होते हैं या इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से झटक देते हैं। सो सबमिशन को कंसेंट नहीं माना जा सकता है और ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है। प्लस कितने दिन में आप कंप्लेन कर सकते हैं? जिस भी दिन हैरेसमेंट हुआ है उसके 90 दिन के अंदर कंप्लेन करने का प्रोविज़न होता है। उसके बाद इंक्वायरी, रिटन कंप्लेन देने के बाद इंक्वायरी करने का प्रोविज़न होता है। उस इंक्वायरी करने के बाद 10 दिन मिलता है आंतरिक समिति को अपने रिपोर्ट बनाने का, और उस रिपोर्ट को जब आंतरिक समिति सीनियर मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपती है तो अगले 60 दिन मिलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इम्पोज करने के लिए कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट के पास में। ठीक है, और उनमें से भी अगर लगता है कि कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट, वादी या प्रतिवादी, दोनों में से किसी भी एक हिस्से को लगता है कि उसके साथ वांछित न्याय नहीं हुआ है, तो आगे का प्रोविज़न होता है कि इंटरनल कमेटी, आंतरिक समिति के किए हुए रिकमेंडेशन से जो भी हिस्सा खुश नहीं है उसके पास अगले 90 दिनों में, जिस भी दिन उनके पास रिपोर्ट आई और रिकमेंडेशन आया, उसके अगले 90 दिनों में डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। सो ये अपनी कार्यशालाओं के माध्यम से, कभी थोड़ी छोटी कभी थोड़ी बड़ी, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमें 4.5 से 5 घंटे का समय मिले, तभी हम एक आपसी समझ बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं किसी न किसी फॉर्म में महिला सुरक्षा के ऊपर या महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करने वाले ही लोग हैं, और सशक्तिकरण या एस्टैब्लिशमेंट या एम्पावरमेंट माइंडसेट्स का काम है, और माइंडसेट्स पे काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो कोशिश करते हैं कि इन संवेदनशील कार्यशालाओं के थ्रू हम समाज के कार्यस्थलों को एक अच्छे कार्यस्थल के तौर का रूप दे सकें। इसमें धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, और आप सभी जितने सुन रहे हैं यहाँ पे, जिस भी कैपेसिटी में आप अपने अपने रिस्पेक्टिव कार्यस्थलों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ज़रूर पता करें कि पॉश एक्ट के कंप्लायंस का क्या हिस्सा वहाँ पे प्रतिपादित हो रहा है। नॉन कंप्लायंस फर्स्ट टाइम अगर रिपोर्ट होती है 50,000 का जुर्माना है। उत्तर प्रदेश में डीपीओ ऑफिस इसको रेगुलेट करता है। डीएम रिस्पेक्टिव ऑफिसर हैं, डीपीओ होते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो डीपीओ ऑफिस इसको रेगुलेट करता है। पहला जुर्माना 50,000 होता है। दूसरा जुर्माना अगर पाया गया तो 1 लाख हो जाता है, और लगातार अगर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस तक कैंसिल हो जाता है। ये तो बहुत मतलब मोटे मोटे प्रोविजंस आपको शेयर किए, और उन महिलाओं के लिए जिन्हें लगता है कि हम कैसे करें, हम ऐसे करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगी, हम ऐसे करेंगे तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सो उनके लिए मैं भंवरी देवी जी का एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि 1992 में वो खुद एक अनपढ़ महिला थी, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, वहाँ उस समय की लोकल पुलिस उनको नहीं सुन रही थी, और उसके बाद भी उन्होंने वो लड़ाई लड़ी कि 21 साल भले लग गए लेकिन एक कानून हमारी पूरी जनरेशन के लिए बनवा सकी वो। तो उनसे ज़्यादा कमज़ोर परिस्थिति में यहाँ पे बैठी तो कोई भी महिला नहीं होगी, आई एम श्योर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही कुछ अच्छा होता है उसका दुरुपयोग भी, हम इतने अच्छे लोग होते हैं कि तुरंत शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि अगर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, या अगर उनके कार्यस्थल की स्थितियां सही हैं, तो ज़बरदस्ती किसी के चढ़ावे में आके फंसाने को लेकर, या कोई दूसरा पुराना एक्सपीरियंस हमारा खराब रहा है, उस चक्कर में किसी भले इंसान के ऊपर प्लीज़ एलिगेशन ना लगाएं। क्योंकि जैसे ही वो होता है ना, किसी अच्छे इंसान के ऊपर एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगता है, उस व्यक्ति के पास भविष्य में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे सीवी प्रोफाइल उनके माध्यम से हाँ या ना में परिवर्तित होगा, वो कभी आने वाले समय में दूसरी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। और लड़कियों का निकलना
लड़कियों का निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद का संघर्ष के बारे में तो जितने सुधी वक्ता है यहाँ पे वो हमें प्रकाशित करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी ओर से इतना सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं अभी बाद में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद मंजरी। हम लोग जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुनने के बाद फिर श्रोताओं के जो भी सवाल होंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा पैनल के द्वारा। तो मंजरी जी ने अपना अनुभव मुझे लगता है शेयर किया है। मैं इस विषय को और ठोस हो इस लिहाज से हमारे पैनल में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं रीता चौधरी मैम, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ आए, और उम्मीद है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर और ठोस बातचीत आएगी। रीता चौधरी मैम। तो दिन बहुरे हैं, इस मंच पर सिर्फ महिलाएं हैं, इसके लिए तो तालियां होती हैं। हम तो नेक्स्ट में विश्वास करते नहीं, मिक्स में तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, तो जब तक आधी आबादी नहीं होगी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये मंच इस समय उस तरह से है जैसे कभी पुरुष हुआ करता था, लेकिन हमारी सभागार जो है वो मिक्स में ही है। मैंने कहा कि यहाँ मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैडम रूपरेखा वर्मा जी को छोड़कर, चूँकि विश्वविद्यालय में बड़े लंबे टाइम तक पढ़ती पढ़ाती रही और वहाँ की कुलपति भी रही, तो उनका अनुभव सचमुच बहुत है। लेकिन इसके साथ ही साथ ज़मीन पर काम करने का, जितने भी संगठन हैं यहाँ पर वो ज़मीन पर काम करते हैं और उनका अनुभव गहरा है। एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इस समाज में जो संवेदनाएं परिभाषित होती हैं उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है। चूँकि यहाँ पर महिला अधिकारों की बात हो रही है, संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी। हिंदू कोड बिल आप सभी लोगों को मालूम होगा और सारे लोग किसी न किसी रूप से हिंदू कोड बिल के बारे में जानते होंगे कि हिंदू कोड बिल क्या है। हिंदू कोड बिल जब बना रहे थे तो उन्होंने समाज को देखते हुए समाज में जितनी तरह की विसंगतियां थीं, और वो विसंगतियां इसलिए थीं कि भारतीय समाज की एक सामाजिक जो व्यवस्था है, उसकी जो सामाजिक गठन थी या उसका जो गठन था, उसमें किस तरह से पितृसत्ता ने एक अपने धर्म शास्त्रों के माध्यम से, कुछ स्मृतियों के माध्यम से जो नियम कानून बनाए थे, जो एक तरह से वो स्मृतियां हमारे संविधान थे और उनका पालन अक्षरशः होते आ रहा था। लेकिन हिंदू समाज में वो जितने प्रकार के नियम कानून बने थे, वो नियम कानून में हिंदुओं में ही अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में अलग रूप में देखने को मिलता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि चाहे मुस्लिम समाज हो या फिर ईसाई हो या पारसी हो, इन सभी लोगों के लिए एक अपना पर्सनल लॉ है, लेकिन हिंदू समाज के लिए कोई पर्सनल लॉ जैसी चीज़ नहीं थी। उदाहरण के तौर पर एक हम लें कि जैसे विवाह, हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह माने जाते थे जिसको मान्यता मिली हुई थी। उनमें एक अनुलोम विवाह, आप सभी लोग जानते होंगे कि अनुलोम विवाह क्या था। उन विवाहों में अनुलोम विवाह को महत्ता मिली हुई थी और अनुलोम विवाह में यह था कि कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण वर्ग का जो व्यक्ति है अपनी सी नीची जातियों, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हैं या शूद्र हैं, उनके साथ विवाह कर सकता था। एक परंपरा थी हमारी, और उस परंपरा में ब्राह्मण तीनों वर्ग से विवाह कर सकता था, लेकिन नीचे के तबके के लोग ऊपर के वर्गों से विवाह नहीं कर सकते थे। इसी परंपरा में एक संबंधम नामक विवाह था जो कि दक्षिण भारत में होते थे, और वहाँ पर नंबूदरी ब्राह्मण जो हैं वो
विवाह करते थे कि शूद्र जाति की लड़की को अपने घर में, क्षत्रिय और वैश्य को तो ले आते थे, लेकिन शूद्र जाति की लड़की को विवाह करके लेकर के नहीं आते थे, बल्कि वो रात्रि के अंधेरे में उस शूद्र परिवार में जाते थे और लड़की के साथ संबंध बनाते थे, और संबंध बनाने के बाद उस घर का वो कभी पानी तक नहीं पीते थे। लेकिन वो उस विवाह को मान्यता थी, जब तक वो व्यक्ति चाहेगा या वो लड़की रहेगी दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, सिर्फ संबंध बनाने का ही अधिकार था। उससे जन्मने वाला जो बच्चा था उसको भी अपनी पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। लड़की अपने पिता के घर में ही रहेगी और जब तक वो नहीं चाहेगा उसका कोई दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। एक प्रकार का ये विवाह था। इसी तरह से बहुत सारी परंपराएं थीं जो हमारे धर्म सम्मत थीं, और सती प्रथा को लेकर के देख लीजिए, या इसके साथ ही दाय भाग के रूप में जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पितृसत्ता के पास ही हुआ करता था। तो दाय भाग के रूप में पश्चिम बंगाल में एक परंपरा चलती थी कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी जो पत्नी है उस पत्नी को कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन उसको पूर्णतः पूरा अधिकार नहीं मिलता था। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस दाय भाग के लिए यहीं से एक तरह से सती प्रथा की भी शुरुआत मानी जाती है। अन्य अन्य कारण भी हैं, लेकिन बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सन 1811 में जब उनकी भाभी विधवा होती है, उनके भाई की मृत्यु होती है, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब इनकी जो भाभी हैं उनको सती नहीं होना है, लेकिन उनको जबरन होना पड़ा। तो वहीं से उनका विरोध शुरू होता है और 1820 से लेकर के 1822 तक उन्होंने 3 लेख लिखे थे, जिसमें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार उन्होंने मांगा था कि संपत्ति का अधिकार उनको होना चाहिए, और दूसरा अधिकार उन्होंने मांगा था कि वो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हिंदू कोड बिल पास करते समय इसी तरह के तमाम अधिकार थे। सबसे पहले तो पुत्रियों को भी जो अधिकार है, जिस तरह से पितृसत्ता में बेटे को अधिकार मिलता है उसी तरह से बेटियों को भी अधिकार मिलना चाहिए, उस हिंदू कोड बिल में था। तो एक अधिकार नहीं बल्कि अंतरजातीय विवाह की भी बात करते हैं कि अंतरजातीय विवाह की मान्यता हो, और स्त्रियों को पुरुषों के की तरह, जिस तरह से विवाह के ही एक प्रकार थे और उस प्रकारों में भी ये था कि एक पुरुष जो है हिंदू धर्म में एक पत्नी, जैसे मुस्लिम धर्म में था कि उनके पर्सनल लॉ में कि एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह किया जा सकता है, पारसियों में 1 स्त्री से। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करने की कोई लिमिट नहीं थी, 1, 2, 4, 6, 10 कर सकते थे विवाह, पूरी छूट थी। लेकिन हिंदू स्त्रियों को विवाह करने की छूट नहीं थी और न ही इस तरह की कोई स्वतंत्रता थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्त्रियों को अधिकार देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री भी विवाह करेगी, अपने मन से करेगी, स्वेच्छा से जहाँ चाहती है, जिस धर्म में चाहती है वो कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, जिस तरह से पुरुषों को छूट है स्त्री भी कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए कि जब तक एक पत्नी है तब तक वो बिना संबंध विच्छेद किए या बिना तलाक दिए वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ये अधिकार जो है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया था। इसके साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, और आप लोगों को मालूम होगा कि कितना हमारे समाज शास्त्रियों ने, और उस समय विधवाओं की क्या दुर्दशा थी, उन विधवाओं की कितने तमाम तरह के सामाजिक बंधनों में बांध करके रखा जाता था, और सामाजिक बुराइयां इतनी थी कि उन विधवाओं को जीने का कोई अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार है, तो स्त्री को भी जीने का अधिकार होना चाहिए। वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है, वो अगर विवाह करना चाहती है तो वो विवाह कर ले। ऐसे तमाम अधिकार थे, जैसे गोद लेने के लिए कि पहले दत्तक पुत्र होते थे लोग, बेटों को गोद लेते थे, और उसमें भी ये होता था कि अगर किसी परिवार में पुत्री ही है तो वो अपनी बेटी के बेटे को
गोद ले सकती थी या किसी संबंधी से बच्चा ले सकती थी। ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कहीं भी कोई अधिकार कहीं से और ले करके दत्तक बना ले। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इसके साथ ही साथ जो दत्तक लेने की अधिकार है वो समाज के किसी भी वर्ग से अगर माँ चाहती है, परिवार चाहता है तो कहीं से भी अधिकार ले सकता है। इसके साथ आज जैसे हम बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा थे या पिछड़ों के मसीहा थे। सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में किसी को वरीयता दी और जिसके अधिकारों की बात की तो वो स्त्री थी, आधी आबादी थी, जिसकी तमाम तरह के बंधनों जो लगे हुए थे, सदियों से लगे हुए थे, जिसके बारे में कभी बातचीत नहीं होती थी। बाबा साहब ने उन तमाम बंधनों के विरुद्ध जाकर के अपने हिंदू कोड बिल को बनाया। लेकिन हिंदू कोड बिल बन करके तैयार हो गई, लेकिन उसको पास करने का अधिकार नहीं मिला और उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सनातनी हिंदुओं ने, जो रूढ़िवादी हिंदू थे, वो इन तमाम मसलों पर जो स्त्रियों का मुद्दा था, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, सती प्रथा की बात हो, बाल विवाह की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने रोक लगाया और ये कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की बात की जा रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जैसे बाल विवाह की बात थी तो बाल विवाह की उम्र पहले 10 साल, फिर 12 साल, फिर 14 साल और उसके बाद समय बहुत कम है, इसलिए मैं समय गिना नहीं रही हूँ। एक उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ कि किस तरह से उस गौरी विवाह जो 10 साल की बेटी थी उसके लिए किस तरह से कानून पास हुए, वो संविधान में भी और हिंदू कोड बिल में भी, और कितने जद्दोजहद के बाद ये संवैधानिक अधिकार मिले। मैं कहना ये चाहती हूँ कि भारतीय संविधान में तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जमीन पर आप जा कर के देखिए तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई पड़ती है। वो सच्चाई, दो छोटे छोटे उदाहरण हैं, उसे करने के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। आप लोगों को एक कथा मालूम होगी, ऐतिहासिक कथा। सन 1884 से लेकर के 1888 के बीच में रखमाबाई और दादाजी भीकाजी का, मैं संवैधानिक अधिकारों की बात करूंगी तो, कि रखमाबाई एक 10 साल की लड़की जिसका 10 साल की उम्र में विवाह हो जाता है और ठीक 11 साल बाद उसके पति दादाजी भीकाजी ने ससुराल ले जाने के लिए उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। लड़की ससुराल जाने को तैयार नहीं होती है। तब बम्बई हाई कोर्ट में दादाजी भीकाजी ने एक रीट दायर किया और उस रीट में वो कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को अपने घर ले आने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय एक पीनी जो न्यायाधीश थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि एक 10 वर्ष की लड़की जो इस पुरुष को जानती भी नहीं थी, 11 साल बाद वो उसको अपने घर ले आना चाहता है और उसके साथ सहवास बनाना चाहता है, तो ये अत्यंत ही अनैतिक कार्य है, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अब पीनी के इस फैसले से पूरे भारतीय समाज में एक तरह से हंगामा हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इस तरह का अंग्रेज आकर के हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप करके इस तरह के फैसले सुनाएंगे तो फिर क्या होगा, कल को क्या होगा, ये हमारे मामले में ये क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपना टांग अड़ा रहे हैं, इस फैसले को हम नहीं मानते हैं। दोबारा फिर उस लड़की के खिलाफ, रखमाबाई के खिलाफ वहाँ पर फिर से रीट दायर होती है और इस बार फैसला जो है वादी के पक्ष में होता है। उसके पति को मिलता है कि वो लड़की 1 महीने के अंदर या तो अपनी ससुराल जाए या 6 महीने के लिए वो जेल चली जाए। रखमाबाई अपनी सहेली पंडिता रमाबाई को एक खत लिखती हैं और उसमें वो बताती हैं कि सखी, जब तक शायद तुम्हें ये पत्र मिले मैं जेल की सलाखों में रहूंगी, क्योंकि मुझे जेल में रहना मंजूर है। इस बीमार
पति के साथ उसके घर जा कर के रहना मंजूर है। एक छोटी सी और घटना मैं बताऊं, आप देखेंगे कि उसी समय से लेकर के जो बाल विवाह के लिए तमाम तरह के जद्दोजहद हो रहे थे समाज में, बहुत सारे समाज सुधारक थे, वो बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, जिसमें हिंदुत्ववादी और रूढ़िपंथी जितने लोग थे वो लोग कहते थे कि नहीं, बाल विवाह की उम्र जो है 10 साल होनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र बढ़ा करके जब किया जा रहा था तो जब 18 वर्ष हो गई, एक हिंद मार्तंड नामक पत्रिका निकलती थी जो इलाहाबाद से, जिसकी एक विधवा ही संपादक थी, वो वही निकालती थी, हिंद मार्तंड इलाहाबाद से निकलती थी। और सन 1946 में उन्होंने अपनी संपादकीय में लिखा कि हरैया जिले के बस्ती जिले के हरैया नामक गांव में एक 6 महीने के बच्चे का, लड़के का 4 महीने की बच्ची के साथ विवाह तय हुआ, मतलब विवाह संपन्न हुआ। वो जो लेखिका है, वो बाल विधवा है, वो कहती है कि उथल पुथल है आज हृदय में, उमड़ा आंसू का तूफान, मैना आज सुनाने बैठी यह निर्मम पीड़ा का गान। वो कहती है कि मैं सोच कर भी कांप जाती हूँ कि खुदा न खासा उस 6 महीने के बच्चे को कुछ हो गया तो इस 4 महीने की बच्ची का क्या होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संविधान में तमाम तरह के अधिकार स्त्रियों को मिले हुए हैं, लेकिन क्या वास्तविक धरातल पर उन अधिकारों को हम प्राप्त कर लिए? अगर वो अधिकार हमको मिल चुके हैं, फिर हमें मिशन शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकारों के द्वारा हर साल इसी वासंतिक नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि तक सभी संस्थाओं में एक निर्देश होता है कि हम मिशन शक्ति का कार्यक्रम करें। मिशन शक्ति का कार्यक्रम करने से ही स्त्रियों का उत्थान नहीं होगा, जब तक कि उनमें ये चेतना नहीं पैदा होगी कि उनके मूलभूत अधिकार क्या हैं और हम उन अधिकारों को प्राप्त कैसे कर पाएंगे। जब तक उनके ऊपर तमाम तरह की रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों का पहरा रहेगा, तब तक वो संविधान व्यर्थ हैं, बेकार है। तो हमें ये सोचना है कि हमारे भारत की जो तमाम स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को अपना अधिकार कैसे प्राप्त होगा, और जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उनको यही चेतना नहीं होगी कि वास्तव में कौन से अधिकार हमें किस तरह से प्राप्त करना है। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।